बेटा इस हालात में हम कैसे तेरी शादी करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरा रिश्ता हो गया ये भगवान का शुक्र है। कैसी बात कर रही हो तुम मम्मी, सब हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैसे की टेंशन मत लो सुषमा, मैं वो गांव वाली जमीन बेच दूंगा। मेरी एक ही तो बेटी है और उसकी शादी में भी अगर मैं पैसे नहीं लगा पाऊं तो क्या फायदा मेरे जीने का। मम्मी पापा आप दोनों कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। आप दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई जमीन बिकेगी। मैं हूं ना, मेरे बॉस से मैंने कुछ पैसे उधारी लिए हैं, थोड़ी बहुत जो आप लोगों के पास होगा उससे हो जाएगा सब, सारे काम मैं कर लूंगी। इतने कम पैसे में कैसे होगा कुछ? लड़के वालों के सामने हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। लड़के वालों की चिंता आप दोनों मत करो। अब क्या लोगों को दिखाने के लिए मैं अपने माँ बाप को सड़क पर ले आऊं? अब कोई डिस्कशन नहीं होगी इस मैटर पर। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे तो कर, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आखिर में शादी तेरी है तो खुश रहनी चाहिए। ये हुई ना बात पापा। उदय और सुषमा अपने मन में संतोष लेते हैं। इधर आरती अपने कमाए हुए पैसे जोड़ने लगती है। कुल मिला के मेरे पास 4-5 लाख तो होगा ही। एक काम करती हूँ, बैंक से पैसे निकाल कर ले आती हूँ। इस महीने भी सैलरी आएगी और अगले महीने भी। कान के बूंदे मैंने बनवा के रखे हुए हैं, हो ही जाएगा। बस कुणाल के लिए एक चेन और अंगूठी खरीदनी है, उसका जुगाड़ बैठाना होगा। इतने में आरती की सहेली सुधा उसके घर आती है। सुधा को देखकर आरती कहती है, अच्छा हुआ तू आ गई, अभी मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। अरे तेरे से तो मेरे दिल का नाता है, इसीलिए जैसे मैं तुझे याद करती हूँ तुझे पता चल जाता है। आरती का उतरा हुआ मुंह देखकर सुधा पूछती है, क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कोई बात है तो बताओ मुझे। यार तू तो सब जानती है मेरे घर के हालात कैसे हैं। शादी में कहाँ से क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी पापा को तो मैंने बोल दिया कि मैं सब कर लूंगी, लेकिन इतना सब कहाँ से करूं समझ में नहीं आ रहा। कुणाल के लिए चैन और अंगूठी लेनी है, कहाँ से मैनेज होगा? कोई जुगाड़ लगेगा क्या? किसी से उधार दिलवा सकती है तो मुझे? बस चेन और अंगूठी बनवा लूंगी तो बाकी सब मैनेज हो जाएगा। मैं अपनी जमा पूंजी सब निकाल लूंगी, जो थोड़ा बहुत घटेगा वो पापा के पास घर में जो होगा वो दे देंगे। अरे यार सोना अभी बहुत महंगा है, एक हल्की अंगूठी तो बनवाएगी तो कम से कम तेरे 50,000 लग जाएंगे और चैन तो नाना करते भी 2-2.5 लाख से नीचे नहीं आएगा। बाकी उधारी तो मैं तुझे दिलवा दूंगी, लेकिन तू जानती है ना आज के डेट पे कोई ऐसे पैसे नहीं देता बिना ब्याज के। तू बेवकूफ बन जाएगी, ब्याज भरती रहेगी, इधर सोना भी तेरा नहीं होगा। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे तो क्या करूं तू बता? पापा की जमा पूंजी तोड़वा दो क्या? मैं तो चली जाऊंगी, बुढ़ापे में वो लोग कहाँ से कमा पाएंगे बता? इस तरह से मैं इन्हें खाली नहीं कर सकती हूँ। अरे गधी, पूंजी क्यों तोड़ेगी तू? तेरी मम्मी के पास पहले का गोल्ड होगा ना, उसी से चेन और अंगूठी बनवा ले। पैसा लगेगा नहीं, कुछ ऊपर से आ ही जाएगा। उस समय के सोने और अभी के सोने में कितना अंतर है। बाद में तो जॉब करके बनवा देना वापस अपनी मम्मी के लिए। हाँ यार ये सही रहेगा, तभी ना मैं तुझे याद कर रही थी। सुनना, शादी की शॉपिंग में तू चलेगी ना मेरे साथ? ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? ठीक है, तो कल से ही शॉपिंग पर चलेंगे। मैं शाम को 6 बजे तक घर आ जाऊंगी फिर, बस तू लेट मत करना। हाँ अरे ठीक है बाबा। सुधा अपने घर चली जाती है और इधर आरती सुषमा से कहती है, मम्मी कुणाल के लिए चैन और अंगूठी बनवानी है। कुछ गोल्ड होगा तुम्हारे पास तो उसे तुड़वा कर बनवा लूंगी। अभी सोना बहुत महंगा है ना, बाद में मैं तुम्हें वापस से बनवा दूंगी। अरे कैसी बात कर रही है तू? अब तू मुझे वापस करेगी क्या? मैं तेरी माँ हूँ। मैंने पहले ही सोचा था कि अपने कान के झुमके तुड़वाकर कुणाल के लिए चेन और अंगूठी बनवा दूंगी। मेरी मम्मी। आरती सुषमा की गोद में सर रखकर सो जाती है। अगले दिन शाम को सुषमा और आरती ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं। भैया एक सोने की चेन दिखाना। कितना भर के दिखाऊं? अब 2 भर से कम की क्या ही दिखाओगे, जवाई को देना है। जी अभी दिखाता हूँ। दुकानदार एक से एक चेन दिखाता है। सुषमा और आरती 2 चेन पसंद करती है और दोनों में कंफ्यूज हो जाती हैं कि कौन सा फाइनल करें। सुषमा दुकानदार से कहती है, इन दोनों को अलग रखो और एक अंगूठी दिखाना। मम्मी अंगूठी ज्यादा भारी मत लेना। तू चुप रह, 5 ग्राम की तो लूंगी ना। खुद की इज्जत नहीं है क्या हमारी? मेरी कौन सी 2-4 बेटी है, एक ही तो है। उसके पति को देंगे तो अच्छा सा ही देंगे। बेटा यही सब दिखता है। आंटी जी ठीक बोल रही है। दुकानदार अंगूठी दिखाता है। आरती एक अंगूठी पसंद कर लेती है। फिर सुषमा कहती है, अब इसमें से एक चेन पसंद कर ले तो ही फिर लेकर चलते हैं।
मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा फाइनल करूं। तभी दुकानदार कहता है, एक काम कीजिए, जिनको देना है उसी को फोन करके पूछ लीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। आरती, तो कुणाल बेटा को वीडियो कॉल करके उसे ही दिखा दे। हाँ मम्मी। आरती कुणाल को वीडियो कॉल करती है, लेकिन फोन उसकी बहन मेघा उठा लेती है। भाभी भैया बस 2 मिनट में आ रहे हैं, कुछ काम है क्या, मुझे बता सकती हैं? अरे नहीं, वो बस उन्हें चेन और अंगूठी दिखानी थी। मैं भी देखूंगी भाभी। हाँ क्यों नहीं। इतने में कुणाल आ जाता है और आरती चेन दिखाती है। इन दोनों में से आपको कौन सा वाला पसंद है? कुणाल कुछ कहता है, उससे पहले मेघा कहती है, भाभी ये कौन सा पुराना डिजाइन है, लगता है स्टोर रूम से पुराना पड़ा हुआ निकाला है किसी ने। नहीं दीदी, मैं अभी दुकान पर हूँ। छी भाभी, ऐसी डिजाइन तब आप किसी छोटी मोटी दुकान पर चली गई होंगी। ब्रांडेड दुकान से गोल्ड लेना चाहिए, तभी अच्छे डिजाइन मिलेंगे। अब पैसा बचाने के लिए ऐसी वैसी दुकान चली गई होंगी। भैया तो ऐसी कभी ना पहने, इससे तो अच्छा कि आप लो ही मत। दीदी मैं ब्रांडेड शॉप पर ही हूँ, कुणाल बीच में बोलता है। अरे आरती, कौन सा कोई गोल्ड पहनता है आजकल, तुम्हें जो सही लगता है ले लो। मेघा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और सारी बात जाकर अपनी माँ लीला से कहती है। मम्मी ऐसे तो भाभी हमारी पूरी इज्जत खराब कर देगी। ऐसे पुराने सामान ले आएगी तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। और तो और पता है, भैया ने एक शब्द नहीं कहा, ऊपर से उन्हें कह रहे जो लेना है ले लो। अरे मेरा बेटा तो बीवी के आने से पहले ही जोरू का गुलाम हो गया। तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगी सब खुद ही। आरती को बाद में फोन करके सब समझा दूंगी क्या कैसे करना है। हाँ मम्मी, समझाना तो पड़ेगा। अब आप ही कहो, मायके से हमारे लिए अपनी पसंद के कपड़े ले आएगी जैसे तैसे, तो मैं तो हाथ नहीं लगाने वाली उन्हें। अरे तेरी माँ के होते हुए किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लीला अगले दिन आरती को फोन करती है और कहती है, आरती बेटा, तूने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी क्या? नहीं मम्मी जी, आज से सोचा है जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके शॉपिंग करूंगी, तब जाकर होगी शॉपिंग पूरी शादी तक। हाँ वो तो है बेटा, लेकिन कुछ भी लेने से पहले मुझे दिखा देना। हाँ जी मम्मी जी। आरती सुषमा के साथ बैठकर किसको क्या देना है उसका हिसाब किताब कर रही थी। अरे बेटा, तू देने लेने वाले कपड़े की छोड़, पहले तू अपना देख। मम्मी मुझे कितने कपड़े लेकर जाने हैं वो बता दो। तो कम से कम 11 जोड़ी कपड़े ले जा, सूट और साड़ी मिलाकर। अरे मम्मी, घर में भी तो कुछ कपड़े पड़े हैं ना, मैं उसी में से कुछ कपड़े खुद के लिए रख लूंगी। अरे पागल, क्यों रखे हुए कपड़े लेकर जाएगी? देने लेने के लिए ये सारे कपड़े इस्तेमाल कर लेंगे। एक बहुत सुंदर मेरी सिल्क की साड़ी नई पड़ी है, वो तेरी सास को दे देंगे। मम्मी सास को दूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? अरे कैसी बात कर रही है, कितनी महंगी साड़ी है वो, तेरी सास देखती रह जाएगी। शादी में पहनने लायक है वो बेटा। तो अलमारी खोल, तुझे दिखाती हूँ सब, तो उसमें से कपड़े देख देख कर निकाल। ठीक है, तो आज यही सब काम करते हैं। आरती सुषमा की अलमारी खोलकर कपड़े निकालती है। अब बोल, कैसी लगी तुम्हें ये साड़ी? हाँ मम्मी, साड़ी तो बहुत सुंदर है। सास के लिए एक साड़ी हल्के में ले लेंगे। चाची सास और बुआ सास के लिए भी साड़ी इसी सब में से हो जाएगा, और बाकी सबको हल्की हल्की साड़ी दे देंगे। बस एक मेघा के लिए सूट खरीद लेना अच्छा सा कोई, और तू अपने लिए कपड़े ले लेना। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगले दिन सुधा का फोन आरती को आता है। अरे चलना नहीं है क्या शॉपिंग के लिए? हाँ आ रही हूँ ना, रेडी हूँ मैं। दोनों सहेली शॉपिंग के लिए निकल जाती है। सुधा कहती है, आरती मैंने एक होलसेल की दुकान पता की है जहाँ सब कुछ बहुत कम दाम में मिल जाएगा और कलेक्शन भी बहुत सुंदर है। तो ठीक है, वहीं चलते हैं। आरती और सुधा साड़ी की दुकान पर पहुंचती है और आरती कहती है, भैया मुझे नई शादीशुदा लड़की के हिसाब से साड़ी दिखाओ ना। जी अभी दिखाता हूँ। दुकानदार एक से एक साड़ी दिखाता है और वो भी वाजिब दाम में। आरती और सुधा को सारी साड़ी पसंद आने लगती है। लगता है एक ही दिन में कपड़े का काम हो जाएगा। अरे गधी चुप कर, धीरे बोल। आज सब नहीं लेंगे, फिर 4 दिन बाद आ जाएंगे। रोज नया माल उतरता है इनके पास। ओ मुझे क्या पता। ठीक है, इसमें से जो सबसे ज्यादा पसंद है उसे निकाल, फिर मम्मी जी को दिखाना है। पागल है क्या? अब ऐसे दिखाने लगी तो हो गई तेरी शॉपिंग। अरे यार, मेरी सास ने कहा है उन्हें फोन करने को, वरना मैं नहीं करती। ठीक है, कर ले। आरती सुषमा को फोन करती है। मम्मी जी ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है, मैंने अपने लिए ली है। बहू ये कैसी अजीब सी साड़ी है, एक जरा अच्छी नहीं लग रही, कुछ और देखो। मम्मी जी मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, इस दुकान की सबसे बेस्ट साड़ी है ये।
अरे बेटा बजट ऊपर कर ले थोड़ा अपना, हमारे घर में ऐसी साड़ी नहीं चलती। सब कहेंगे सुषमा की बहू कैसे कपड़े पहनती है। मेरा स्टेटस बहुत ऊपर है, इसको खराब मत करने देना। मम्मी जी फोन पर आपको ऐसी लग रही होगी, सामने से बहुत सुंदर है। वीडियो कॉल पर सही से दिखता नहीं है ना, डिजाइन रंग भी नहीं दिखता। बहू मुझे सब दिखता है, तू ये सब लेकर आएगी और मुझे समझ में नहीं आया तो मैं तुझे पहनने नहीं दूंगी। बोल, फिर लोग कहते हैं सास बुरी है। ऐसा नहीं है मम्मी जी, आपको पसंद आएगा सब, आप देख लेना। ठीक है देखती हूँ। लीला फोन रख देती है और सुधा कहती है, यार तेरे ससुराल वालों का बड़ा ड्रामा है, अभी ये हालत है तो बाद में क्या करेगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। कुणाल ठीक है ना, और मुझे क्या चाहिए। हाँ वो बात भी है। दिन बीतने लगते हैं। आरती और सुधा सारी शॉपिंग धीरे धीरे कर लेती है। शादी का दिन नजदीक आने लगता है और सुषमा आरती से कहती है, बेटा खातिरदारी की सारी तैयारी तेरे पापा ने अच्छे से अच्छी की है, फिर भी तू देख लेना कहीं कोई कमी ना हो, लड़के वालों को बोलने का मौका ना मिले। मम्मी पापा ने अच्छा ही किया होगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। इतने में मेघा का फोन आरती को आता है और वो कहती है, भाभी आपने कौन सी पार्लर और मेहंदी वाली बुक की है? दीदी वो सुधा है ना, बहुत अच्छा मेकअप करती है और मेहंदी भी उसे बहुत अच्छी आती है, वही मुझे तैयार कर देगी। दिमाग तो ठीक है ना भाभी आपका? शादी है आपकी, किसी और की शादी में नहीं जाना है आपको, समझ में आया? इतने लोग आएंगे, सबकी नजर आपके ऊपर होगी। ऐसे वैसे से तैयार होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ की नंबर 1 आर्टिस्ट को बुक करती हूँ, वही आपको तैयार करेगी और मेहंदी वाली भी कर रही हूँ, आपके घर आ जाएगी। ठीक है दीदी। मेघा के फोन रखने के बाद सुषमा कहती है, लो एक और खर्चा आ गया। सुधा को बुरा लगेगा सो अलग, कितना अच्छा मेकअप करती है वो। अब क्या करेंगे मम्मी, सुधा को मैं समझा दूंगी। अरे सुधा को तो समझा देगी, लेकिन पैसे कहाँ से देगी इन दोनों के? जिस हिसाब से तेरी ननद ने कहा है, मुझे नहीं लगता ये दोनों कोई कम पैसे लेगी। 50,000 का चूना हमें लगने वाला है, समझ ले तू। मैं देखती हूँ मम्मी। आरती कुणाल को सारी बातें बताती है। कुणाल कहता है, अरे पैसे मैं तो दूंगा, तुम मेघा के बाद दिल पर मत लगाओ। ठीक है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। शादी अच्छे से हो जाती है और अब आरती लीला के घर चली जाती है। जाते ही मेघा आरती से कहती है, भाभी अच्छा हुआ पार्लर वाली मैंने करवा दी थी, वरना हमारी इज्जत तो 2 रुपए की रह जाती। जिस तरह का लहंगा आपने पहनना है। कल के लिए मेघा कपड़े और जेवर तू आरती के रूम में दे आना, वरना ये खुद से पता नहीं क्या ही पहनकर आ जाएगी कल। आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेघा आरती को उसके कमरे में ले जाती है। अगले दिन आरती सुबह सुबह ससुराल वालों की दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। आरती को देखकर लीला कहती है, हाँ आप लग रही है ना बहू यहाँ की। देखा भाभी आपके लहंगे और हमारे कपड़ों में अंतर। आरती बिना कुछ कहे बस सिर हिला देती है। फिर आरती की मुंह दिखाई होती है। मुंह दिखाई में आरती को सब कुछ न कुछ देते हैं। इधर मुंह दिखाई की रस्म होकर सब औरतें अपने अपने घर चली जाती है। उधर आरती सबके लिए लाए हुए कपड़े एक एक करके देने लगती है। लीला अपनी साड़ी देखकर कहती है, बहू किस पुराने बक्से में से तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह सब निकाल कर दिया है? मम्मी मेरा सूट देखो, लग रहा है जैसे फुटपाथ से उठाकर ला दिया भाभी ने। भाभी अगर देने का मन नहीं था तो नहीं देती, हम थोड़ी ना कुछ बोलते हैं, इसके भी पैसे बचा लेती। अरे मेघा बाकी सबके कपड़े देख। बहू ये तू क्या उठा कर ले आई? मेरी जिठानी और ननद का भी ऐसी साड़ी नहीं पहनने वाली। करे भी तो क्या करे। मेघा एक काम कर, मेरी अलमारी में चांदी के सिक्के पड़े हैं, तू वही लेकर आ जा। मेघा सिक्के लेकर आती है। फिर सब रिश्तेदारों के कपड़ों के साथ लीला एक एक सिक्के डाल देती है। फिर आरती सबको एक एक करके उनके कपड़े पकड़ा देती है। सारे रिश्तेदार एक एक करके चले जाते हैं। तब लीला और मेघा आरती को बहुत सुनाती है। आरती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुणाल की खातिर चुप रह जाती है। अगले दिन आरती की पहली रसोई होती है। वो अपने मायके से लाई हुई साड़ी पहनती है और खाना बनाकर सबको खिलाती है। तभी लीला कहती है, कुणाल पता है कल मुंह दिखाए के वक्त सब औरतें मुझसे पूछ रही थी कितना तिलक मिला है। लीला इकलौता बेटा है कुणाल तेरा, रकम तो अच्छी खासी मिली होगी तुम्हें। अब मैं उन्हें क्या बोलती, दहेज में मेरी बहू पुराने कपड़े लेकर आई है। क्या मम्मी क्या बोल रही हो? अभी तो मम्मी बोल रही है, कुछ दिनों के बाद मोहल्ले के लोग भी यही कहेंगे, तब क्या बोलोगे भाई? अभी भाभी पहनती है ऐसे कपड़े, कोई क्या करे। कुणाल खाने की टेबल पर से उठकर चला गया और अपने कमरे में जाकर एकांत में बैठ गया। मैंने आरती की जिंदगी खराब कर दी।
अब मम्मी और मेघा उसे रोज ताने दे देकर दुखी कर देगी। क्या करूं जिससे आरती को ये सब झेलना ना पड़े। कुणाल अपनी दादी को गांव में फोन करता है और उसे सारी बात बताकर कहता है, दादी तुम मेरी शादी में नहीं आ पाई, लेकिन कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा मेरे लिए। अरे बेटा, मैं अपने पोते की शादी में कैसे नहीं आती। उस दिन ना मुझे चक्कर आ गया था, वरना मैं किसी भी कीमत पर आती। कल आ जाऊंगी मैं मेरे पोते के लिए, फिर तेरी माँ की अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। अगले दिन सरोज लीला के घर आती है। अपनी सास को अचानक देखकर लीला के होश उड़ जाते हैं। मम्मी जी, आप बताया नहीं आपने? अपने बेटे के घर में आने के लिए मुझे बताना होगा क्या पहले? चल जाकर चाय बना कर ला। जी जी, अभी लाए। लीला चाय बनाने चली जाती है। इधर आरती सरोज के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है। बेटा, जल्दी से मुझे मेरे पड़पोते का मुंह दिखा दे। माँ जी चाय, और अभी बच्चा 1 साल के बाद ही करेगी बहू, क्योंकि बच्चे के वक्त हमें ही खर्च करना पड़ेगा। इसके मायके से दहेज के नाम पर पुराने कपड़े आए हैं। अब शादी में ऐसा दिया है तो बच्चे में तो कुछ देंगे ही नहीं। आरती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वहां से जाने लगती है, तभी सरोज उसे रोकते हुए कहती है, आरती रुक जा बेटा। लीला बहू, लगता है तू भूल गई, आरती के मायके से पुराने कपड़े तो आए हैं, लेकिन तेरे मायके से तो वो भी नहीं आया था। ऊपर से जब कुणाल पैदा हुआ तो तेरे मायके से कोई देखने भी नहीं आया। जब खुद के मायके से कुछ न आया हो तो अपनी बहू को दिन भर सुनाना नहीं चाहिए। कुछ गलत कहा के कुणाल बेटा? दादी यू आर दी बेस्ट। आप कभी गलत हो सकती है क्या? अब ये बात तेरी माँ को कौन समझाए भला? लीला बहुत शर्मिंदा महसूस करती है और आरती के साथ अब ठीक से रहने लगती है।